विकास दुबे एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने की। इस दौरान सीजेआई एस.ए. बोबडे ने हैदराबाद मुठभेड़ और विकास दुबे एनकाउंटर में अंतर को बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मुठभेड़ का मामला ही नहीं, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि हैदराबाद मुठभेड़ और विकास दुबे मुठभेड़ केस में एक बड़ा अंतर है। वो एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे। ये विकास दुबे उन पुलिस वालों के सहयोगी पुलिसकर्मियों का हत्यारा था। वहीं डीजीपी के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये केस हैदराबाद वाले मामले से बहुत अलग है। विकास दुबे जैसे गैंगस्टर से सामना हो तो पुलिस क्या करे? पुलिस वालों के भी मौलिक अधिकार हैं। कोर्ट ने विकास दुबे पर संगीन अपराधों में नाम दर्ज होने के बाद भी जमानत दिए जाने को लेकर हैरानी भी जताई। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफसील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुठभेड़ की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का न्यायिक आयोग बनाने की बात कही थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि जांच कमेटी में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और एक पुलिस अधिकारी हमारे होंगे। यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत भी हो गई है। भारतीय रेलवे लगातार अपने विकास कार्यों को गति देने में जुटा है। यही वजह है रेलवे कई अहम बदलाव भी कर रहा है। फिर वो ट्रेनों को समय से चलाना हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करवाना। यही नहीं, कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन में भी भारतीय रेलवे ने कई कीर्तिमान रचे। इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड अब पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी.के. यादव ने इस बारे में जानकारी दी है। भारतीय रेलवे के मुताबिक 3 साल बाद यानी साल 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। देश के पूर्वोत्तर इलाके जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम में प्राकृतिक स्थलों तक पहुंचने के लिए भारतीय रेलवे बड़ी तैयारी में जुटा है। इसके तहत जल्द ही इन इलाकों यानी पहाड़ी इलाकों में भी आपको रेलवे ट्रैक उपलब्ध होंगे और प्रकृति के करीब कम कीमत खर्च कर पहुंच सकेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि इस तरह उत्तर पूर्व में असम, त्रिपुरा और अरुणाचल की राजधानियां पहले से ही रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। अब मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की राजधानियों की रेल कनेक्टिविटी की तैयारी है। रेलवे ने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। रेलवे अगले 3 सालों में यानी साल 2023 तक इस काम को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक मणिपुर और मेघालय मार्च 2022 तक, मिजोरम और नागालैंड मार्च 2023 तक और सिक्किम दिसंबर 2023 तक कनेक्ट करने की योजना है। जिले में कोरोना ने दस्तक दी थी, तब पहला नाम नया भोजपुर का उछला। जिन्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं था, वे भी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन सच ही कहा है किसी ने, सबसे ताकतवर वक्त होता है। वह चाहे किसी को जीरो बना दे, चाहे तो हीरो। आज उसी नया भोजपुर के युवा रियल हीरो की तरह सामने आए हैं। प्रशासन ने उन्हें दानवीर की उपाधि से नवाजा है। फिलहाल हमारी जानकारी के अनुसार 3 युवाओं ने कोरोना संक्रमित गंभीर रोगियों के लिए प्लाज्मा दान किया है। वे तीनों नया भोजपुर के हैं। जब बात मानवता की हो तो वहाँ धर्म भी आड़े नहीं आता, क्योंकि सभी धर्म कहते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज रविवार को समाहरणालय सभा कक्ष में ऐसे ही दानवीरों के लिए डीएम और सिविल सर्जन स्वागत में खड़े थे। वहां पहुंचे मोहम्मद अरमान पिता उस्मान एवं हाजी इकबाल कुरैशी पिता जलील कुरैशी को प्रमाण पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देने के बाद एकदम इजी नहीं है और ये एक अच्छा चीज है कि हमारे
द्वारा किसी का जान बचे, इससे बड़ा आज के डेट में कोई काम ही नहीं है। अभी जो लोग भी ठीक हो गए हैं उनको आगे आके और डोनेट करना चाहिए। इसकी मेहनत हम भी कर रहे हैं, हमारे सर भी कर रहे हैं, और जो भी लोग हैं वो संक्रमित में से बचे, सरकार के नियमों का पालन करे, मास्क लगाए। इससे क्या है कि एक तो खुद की बचाव है, एक आम की बचाव है। तो ऐसे जो है कि लापरवाही ना बरते, सरकार की बातों पर ध्यान दें। घबराए रहते हैं कैसे प्लाज्मा डोनेट होता है, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने के बाद हमको बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारे प्लाज्मा से किसी इंसान के जान बचे या उसे काम में आए। ये बहुत गर्व की बात है। इसके लिए सभी को आगे बढ़ना चाहिए, बेझिझक इसमें कोई ये नहीं है, सबको आगे बढ़ना चाहिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। जो लोग इससे ये ठीक हुए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, अगर उनका 18 दिन हो गया तो उसके बाद उनको ये मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 वर्ष के लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बाबूजी नहीं रहे। इससे पहले सोमवार को खबर आई थी कि लालजी टंडन की हालत गंभीर है और वो वेंटिलेटर पर थे। उनको लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लालजी टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद ही करीबी थे। बीएसपी चीफ मायावती भी लालजी टंडन को अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधती थी। दरअसल लालजी टंडन का निधन 85 वर्ष की उम्र में हुआ है। वो लखनऊ से सांसद भी रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने के लिए लखनऊ भी गए थे। उसके बाद से वो लगातार उनके परिजनों के संपर्क में थे। शिवराज सिंह चौहान लगातार लालजी टंडन के परिजनों के संपर्क में थे। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन भी किया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। बीच में 2 दिन बाईपैप मशीन पर रहे। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक लालजी टंडन के किडनी फंक्शन में दिक्कत थी। ऐसे में डायलिसिस करनी पड़ रही थी। अब लीवर फंक्शन में भी लालजी टंडन को दिक्कत शुरू हो गई थी। 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ के चौक गांव में जन्मे लालजी टंडन की गिनती भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में होती है। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद ही करीबी माने जाते थे। लालजी टंडन कई बार विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य रहे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए हैं। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए। साथ ही पानी के बहाव के साथ कई लोगों के बहने की भी खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक यहां 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पड़ोसी गांव के 8 लोग लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग पानी के बहाव में बह गए। मौसम विभाग के मुताबिक यहां अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शनिवार रात से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से उफनाई गोरी नदी के पानी में शनिवार को 4 मकान, कुछ मवेशी और कृषि योग्य भूमि बह गई थी। बंगापानी के उप जिलाधिकारी AK शुक्ला ने कहा, खतरे को ध्यान में रखते हुए हमने उन मकानों में रहने वाले परिवारों को पहले ही शिफ्ट कर दिया था। वो सुरक्षित हैं।